नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की और आपके साथ मैं हूं प्रवीण तिवारी। देखिए, कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी नाटक देखने को मिल रहा है। क्या इस नाटक का अंत कल के सूर्योदय के साथ हो जाएगा? क्योंकि कल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट को नाश्ते पर बुलाया है। नाश्ते की टेबल पर क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम बार बैठेंगे? क्योंकि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट ने उनके माथे पर बल ला दिए। खबर है कि आलाकमान ने साफ साफ कह दिया है, सीएम की कुर्सी छोड़िए और राज्यसभा आ जाइए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धारमैया फिर से अड़ गए हैं। आलाकमान चाहता है कि अब कर्नाटक की बागडोर डीके शिवकुमार संभालें। लेकिन क्या ये नेतृत्व परिवर्तन करवाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होने वाला है? लग नहीं रहा, क्योंकि जहां सिद्धा अड़े हैं वहीं गृह मंत्री जी परमेश्वर भी खुद को सीएम पद की रेस में बता रहे हैं। अब देखना यह है, क्या डीके शिवकुमार के लिए कल कोई गुड न्यूज़ आने वाली है या एक बार फिर सिद्धारमैया बाजी मार जाएंगे। और देखिए, ये वही कर्नाटक है जहां विपक्ष कहता है ऑपरेशन लोटस हुआ था। और एक बात और गौर करने वाली है, सिद्धारमैया की जगह अगर डीके शिवकुमार को बनना ही था तो ये तो पहले से ही तय था। जिस समय नतीजे आए थे कांग्रेस के पक्ष में, डीके शिवकुमार रेस में आगे थे। लेकिन सिद्धारमैया के पास कोई तो ताकत है कि आलाकमान को झुकना पड़ता है। क्या वही ताकत का इस्तेमाल वो दोबारा करेंगे, या बिहार से जैसे नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले गए, बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना गए, ऐसे यहाँ बेटे को कोई मंत्रालय मिल जाए और खुद राज्यसभा चले जाएं, ये वो स्वीकार कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, दोनों ही खुद को राज्य का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान अब नया सत्ता समीकरण बनाने में जुट गया है। दिल्ली में अचानक हलचलें तेज हो गई, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, सिद्धारमैया को बुलाया गया, डीके शिवकुमार भी पहुंचे और उसके बाद बंद कमरे में घंटों तक चर्चा चली। लेकिन बाहर सिर्फ अटकलें निकल कर आईं और इन्हीं अटकलों ने कर्नाटक की राजनीति में हलचलें तेज कर दी। ऐसे में सवाल, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा, 2.5 साल वाले वादे का आप सम्मान कीजिए, आप वादे से 6 महीने ज्यादा सीएम रह चुके हैं। सिद्धारमैया ने कहा, मेरा सोशल इंजीनियरिंग देखिए, गारंटी स्कीम कैसे लागू की ये देखिए, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब सिद्धारमैया के लिए सम्मानजनक एग्जिट प्लान को तैयार कर रही है, यानी उन्हें दिल्ली की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर सिद्धारमैया दिल्ली जाते हैं तो क्या डीके शिवकुमार सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? राजनीतिक तौर पर जवाब आसान लग सकता है, लेकिन कांग्रेस का गणित इतना सीधा भी नहीं है। कांग्रेस को डर इस बात का है कि अगर डीके शिवकुमार को पूरी ताकत दे दी गई तो 2028 तक कर्नाटक कांग्रेस का पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में चला जाएगा और फिर पार्टी में दूसरा पावर सेंटर कमजोर पड़ सकता है। तो क्या नीतीश बनेंगे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बिहार मॉडल लागू होगा। सिद्धारमैया को दिल्ली लाने की तैयारी। डीके शिवकुमार क्या बनेंगे सीएम? बेटे यतीन्द्र को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। बेटे को डिप्टी सीएम बनाने पर भी विचार। कांग्रेस पार्टी के वो सरकार है वहाँ पर और कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय होगा, इससे नहीं चल रहा है ना। कांग्रेस पार्टी तो फेल है, इसे ही उनकी सरकार भी फेल है। अपना उनका अंदरूनी मामला है, अपना कुछ हो रहा होगा, बदला बदली। जी हाँ, अब चर्चा बिहार मॉडल की भी होने लगी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में भी संतुलित सत्ता हस्तांतरण का फॉर्मूला लागू कर सकती है, यानी एक नेता दिल्ली में ताकतवर भूमिका निभाए तो दूसरा नेता राज्य की सत्ता संभाले और इस तरह से दोनों गुटों का संतुलन बना रहेगा। इस बीच एक और बड़ा नाम सामने आया है, सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया का। क्योंकि अगर सिद्धारमैया दिल्ली जाते हैं तो उनके बेटे को कर्नाटक कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है। मतलब साफ, पिता दिल्ली में प्रभावशाली पोजीशन में और बेटा बेंगलुरु की सत्ता में मजबूत। उधर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया।
कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की नहीं, बल्कि पूरे सत्ता ढांचे को ही बदलने की तैयारी है। ऐसे में सबके जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि आखिर कर्नाटक में क्या होने वाला है। अब देखिए, गुरुवार को कर्नाटक में अहम बैठक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं। डीके शिवकुमार को मिल सकती है सत्ता। कांग्रेस पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरा जाए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सामाजिक और जातीय संतुलन बनाने के लिए 3 या 4 डिप्टी सीएम पद भी बना सकती है, ताकि हर बड़े समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। यानी कि कर्नाटक में अब सिर्फ चेहरा बदलने की नहीं, बल्कि पूरा सत्ता मॉडल बदलने की चर्चा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब भी जो सबसे बड़ा सवाल बरकरार है वो ये कि क्या कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है, या फिर पार्टी के अंदर की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। We have been raising this issue, and but there is a lot of power hungry people in Congress, and they are not bothered about the feelings of the people or the opposition. What we say, they are not really bothered about it. That's why they are going to pay the price in next. क्या बगावत करेंगे सिद्धारमैया? संकेत नंबर 1, नेतृत्व ने फैसला थोपा। संकेत नंबर 2, राय तक नहीं सुनी गई। संकेत नंबर 3, राज्यसभा नहीं जाना चाहते। और संकेत नंबर 4, ऑफर ठुकराया। तो कुल मिलाकर कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं, 2029 की राजनीति का एक बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा है। अगर कांग्रेस यहां सत्ता संतुलन को संभालने में कामयाब रही तो ये मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया तो कर्नाटक कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। फिलहाल तो दिल्ली की बैठकों से लेकर बेंगलुरु की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स तक हर तस्वीर एक ही सवाल पूछ रही है कि कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन। यानी कहा जा सकता है कि कर्नाटक का नाटक अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस कर्नाटक में बिहार वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है? क्या सिद्धारमैया दिल्ली भेजे जाएंगे और डीके शिवकुमार को मिलेगी सीएम की कुर्सी, या फिर सत्ता का एक नया मॉडल बनेगा जिसमें मुख्यमंत्री कोई और होगा लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा? अब जो भी हो, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भूचाल जरूर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहुत सारी कहानियां कहता है कर्नाटक का नाटक ज़रूर कहते हैं, बट ये राजनीति है। और राजनीति ऐसे चलती है, जब पावर सेंटर या केंद्र में नेतृत्व कमज़ोर होता है, अलग चुनौतियों से जूझ रहा होता है, तो उस समय पर ये पार्टी की जीत हुई या एक इंडिविजुअल की जीत हुई, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बात कर्नाटक की नहीं है, हिमाचल में भी इससे कम चुनौती नहीं आती कांग्रेस को। और कांग्रेस की कहीं सरकार हो, वहाँ पर इंडिविजुअल्स कई बार हावी हो जाते हैं। ये वही कर्नाटक है जहाँ सत्ता पलट गई थी, फिर मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। तो कांग्रेस के साथ में एक दिक्कत ये आती है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने नफ़े नुकसान के बारे में विचार करते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धारमैया अगर आते हैं केंद्र में, राज्यसभा भी, उनको क्या देंगे, क्या बड़ा पद देंगे, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है सिद्धारमैया को एक मुख्यमंत्री होने से ज़्यादा? जाहिर तौर पर वो अपने भविष्य की राजनीति को देख रहे हो। देखते देखते समय इतनी तेज़ी से गुजरा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कर्नाटक के नतीजे आए, डीके शिवकुमार रेस में आगे हैं, इस पर मैं बोलता रहा, सिद्धारमैया बन गए। सिद्धारमैया 2.5 साल के लिए बने, ये बात भी हो गई थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी याद भी दिला रहे हैं उनको, 3 साल से ऊपर का समय हो गया, अब तो चुनाव का समय नज़दीक आ गया है। और चुनाव में हम जानते हैं कर्नाटक जो है, अल्टरनेट व्यवस्था पे कर्नाटक की जनता बहुत बिलीव करती है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आ रही, लेकिन मेरे साथ बड़ा शानदार पैनल है, उनको सुनते हैं। अमित तिवारी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ वेंकट नारायण सर भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेंकट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कई बार न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को अपने विचारों से अवगत कराते रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। इसी तरह नवीन दुबे सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेंकट सर, शुरुआत आपसे करूँगा। ये बताइए मुझे, कर्नाटक में क्या चल रहा है? जैसा मैंने कहा, मतलब मन में ये आता भी है कि कांग्रेस अब उसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व को घुटनों के नीचे दबा देते हैं।
उसका वजह यह है कि केंद्र में कांग्रेस का सरकार नहीं है, और दूसरा यह है सिर्फ 5 स्टेट्स में कांग्रेस का सरकार है। हमें ये याद रखना होगा कि समय पे निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए काफ़ी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाहर चले गए हैं, अपना खुद दुकान खोल लिए, और कम से कम 10 लोग ऐसे हैं बीजेपी ज्वाइन किए और मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब कांग्रेस ऐसे गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहता है, और ये जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ 2 साल 2028 में होना है। और इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये था कि सिद्धरामैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद DK शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो 2.5 साल ख़त्म हो गया था नवंबर में। उसके बाद फिर भी सिद्धरामैया जी इस्तीफा देने के लिए और पदवी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहे हैं। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जनरेशनल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इस समय सिद्धरामैया जी का एज है 78 और शिव कुमार जी का एज है 64, तो 14 साल का फ़र्क है। और बहुत ज़रूरी है कि ये नया पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से ये लोग समझते हैं, कांग्रेस वाले हाई कमांड सीधा बताए थे कल शाम को। मुझे लगता है कि 9 बजे कल बेंगलुरु में ब्रेकफास्ट करेंगे सिद्धरामैया विथ हिज कैबिनेट कॉलीग्स। 11 बजे गवर्नर के पास जाके इस्तीफा देने वाले हैं बोल के समाचार मिल रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। जी प्रवीण जी। जी, आज जो पूरा पैनल है ना, उसमें सिर्फ अमित भाई हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी से है। उसकी बड़ी विशेष वजह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही साफ कहना, हमें क्या लेना देना कर्नाटक में, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस देखेगी, ये आएगा भी, लेकिन कुछ खास वजह है। मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन संजीव सर आप मुझे उससे पहले बताइए, अभी आपने वेंकट सर को सुना है, एक बात तो बहुत साफ है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ठीक है, ये बात सही है कि कांग्रेस से जो भी आए मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अभी तो देख ही रहे हैं आप, अधिकारी जी को देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और निश्चित तौर पर ये राजनेता जो हैं ये अपने फायदे के विषय में अधिक सोचते हैं। हम राजनीति में हैं और हम लेकर आए हैं, पार्टी इसीलिए कमज़ोर हो जाती है क्योंकि इंडिविजुअल्स अपनी ताकत पर ज़्यादा विचार करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी मुख्यमंत्रियों का चयन किया वो ऐसे चेहरे थे जो अचानक से सबके लिए सरप्राइज थे, विपक्ष के लिए भी सरप्राइज थे, कई बार तो उस व्यक्ति के लिए खुद भी सरप्राइज था कि अरे मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक फर्क है, और ये फर्क ये बताता है कि इस देश की राजनीति में कांग्रेस कैसे कमजोर हो रही है और बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है। प्रवीण जी, इसे 2 नजरिए से देखा जाना चाहिए। एक नजरिया ये भी है कि आप कह रहे हैं कि ये फर्क है कि जिन लोगों का नाम चयन हुआ या जो लोग मुख्यमंत्री बने शायद उन्हें भी पता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ यदि पलट के देखते हैं तो लोकतंत्र में यह भी देखना बेहद जरूरी है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने संगठन में समय दिया, जिन्होंने कुर्सियां लगाई, क्या सचमुच में उनके योगदान को साइड में रख करके आयातित नेताओं को कुर्सी पर बैठा दिया जाए और मुख्यमंत्री पर बैठा दिया जाए तो ये मजबूत लोकतंत्र नहीं, कमजोर लोकतंत्र की निशानी है। कोई बैठा है ऊपर से शीर्ष नेतृत्व वाला, वो फैसले लेता है और उसमें हाँ में हाँ भरी जाती है, पर्ची निकलती है और उस पर्ची पे हाँ में हाँ भी भरी जाती है। लेकिन एक बात की तारीफ में करूँ, खास करके यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत तो है, यदि कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं किसी तरह की भी कोई आपसी समझ में गलतफहमी है, बहुत जल्दी उसका निपटारा करती है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस उस घाव को नासूर तक बनने का वक्त देती है और उस लेवल तक वो नासूर बन जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ही खतरनाक है। हमने कई स्टेट में देखा है। इस मामले में भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि DK शिव कुमार यंग है, वो कालिंगा समुदाय से आते हैं, उनकी अपनी एक पैठ है, जमीन से जुड़े हुए हैं। यदि ये बात पहले यदि समय रहते यदि इस बात पर ध्यान दे दिया जाता, निश्चित रूप से होगा वही, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व भी यही चाहता है, होगा वही।
लेकिन यदि समय से पहले यदि इस पर ध्यान दे दिया जाता तो शायद इस तरह की नौबत आज भी नहीं आती, और ये शंका आशंका के बीच में डोलते हुए जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो शायद छट चुके होते अभी तक। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक, अब वो नेतृत्व में ताकत आती कहाँ से है? तो जब आप केंद्र में होते हैं, अन्य अलग अलग स्टेट में आप होते हैं, आपकी मजबूत सरकार होती है, तो वो नेतृत्व में खुद अपने आप ताकत आ जाती है। जब केंद्र में भी आप नहीं है, बहुत सीमित राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आपके पास असंतुष्टों को देने के लिए कोई जगह नहीं है, एक राज्यसभा के लिए आप 10 बार सोचते हैं, और सोचते भी हैं, और साथ साथ समीकरण भी आपको बिठाना पड़ता है। तो जब आपकी शक्तियां कमजोर होती हैं तो निश्चित तौर पर हर मामले में आप कमजोर होते हैं। शायद एक कारण ये भी है, आज इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, आगे है, और वो उसका परिणाम भी दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आला कमान ने एक निर्णय तो ले ही लिया है आज के वक्त में, जैसा जो खबरें हम तक आ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन वहाँ पे, और कोशिश यही है कि केंद्र की राजनीति में जगह दिया जाए, और जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक फॉर्मूला निकला था। देखिए, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जो अंतिम बात कही कि कह दिया गया है। अब ये कह तो बहुत पहले दिया गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग तो इसको तय मानकर चल रहे थे कि सिद्धारमैया पहले रह चुके हैं, 5 साल का टेन्योर उन्होंने पूरा किया, अब तो वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके कर्नाटक का। अब वो दूसरा टेन्योर भी पूरा करना चाहते हैं, वो भी एक इतिहास कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार को अगर तब बनना होता तो तब भी उनकी एलिजिबिलिटी इससे ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि लोकप्रियता बड़ी ज़बरदस्त थी। नहीं बन पाए तो कोई तो ताकत रही होगी सिद्धारमैया के पास में, जिसकी वजह से वो नहीं बन पाए। वो ताकत अभी कहाँ चली गई होगी? वो अभी भी हाथ में होगी, उसका इस्तेमाल वो अभी क्यों नहीं करेंगे? अभी भी कर सकते हैं। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि कह तो दिया गया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे देखते हैं। नवीन जी, ऐसे में अमित भाई और उनकी पार्टी कितना इंतजार कर रही है इस मौके का? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए, अमित भाई के लिए वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, सबसे बड़ी चीज। और इस समय आप एक चीज देखिए, समीकरणों को अगर हम देखें तो सिद्धारमैया के पास जो उनके पाले के विधायक है, वो लगभग संख्या जो है वो 60 के आसपास है, 77 बताई जाती है, लेकिन मैं 60 पकड़ के चलता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के पास 66 है, 224 की विधानसभा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीद में या बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठी है। जेडीएस को भी जोड़ लीजिए, वो भी, उनका भी कोई ऐसा नहीं है, वो आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो अब ये स्थिति है कि वहां पर कांग्रेस, भाजपा तो इस इंतजार में है कि बस जरा सा कोई हमें लूज पॉइंट मिले और हम ग्रैब करें उसको, और वो करती भी रही है, उसका इतिहास रहा है। यहीं से ऑपरेशन लोटस शब्दी टर्म ही कर्नाटक से शुरू से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, उसका पहला पॉइंट ये बिगिनिंग, ये बैरियर खुला तो उसके बाद एंट्री हो जानी है ऑपरेशन लोटस की, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि बोकालिंगा समुदाय जो है, जिससे डीके शिव कुमार आते हैं, वो एक संपन्न समाज माना जाता है, यानी कि जैसे उत्तर भारत में सवर्ण। और ये सिद्धारमैया ओबीसी से हैं, ओबीसी के विधायक भी ज्यादा हैं, इनके लगभग 37 के आसपास माने जाते हैं। तो अब इस परिस्थिति में कांग्रेस के लिए भी बड़ा टफ समय है कि वो कैसे मैनेज करे, कैसे कन्विंस करें सिद्धारमैया को। अब हो सकता है कि देखिए, राजनीति में बड़े समझौते अंदर खाने होते हैं, हो सकता है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, उनके 2, 4, 5 जो मेन लीडर्स हैं सेकंड इन कमांड की, उनके लोगों को एकोमोडेट किया जाए, बढ़िया मंत्रालय दिए जाएं, और श्री डीके शिव कुमार के साथ में 1 या 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाए। कोई बड़े आजकल तो प्रचलन में है, तो वो भी करके हो सकता है उनके बेटे को डिप्टी सीएम दे दें और एक बड़ा अच्छा विभाग दे दिया जाए, बाकी लोगों को दीजिए। इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन कोशिश वो कांग्रेस कर रही है बैठाने की, और मुझे लगता है कि काफी हद तक वो सफल हो सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड जो कर रहा है, जो बॉल है अभी, वो सिद्धारमैया के पाले में। दोनों ही सूरतों में हमें किसी को खुश करना है। अगर हम इनको खुश नहीं कर पाए तो वो नाराज हो जाएंगे। डीके शिव कुमार भी नाराजगी पे बैठे हुए हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास संभावना है। लेकिन वही डर डीके शिव कुमार की तरफ से है जो डर सिद्धारमैया की तरफ से है, और डीके शिव कुमार पेशेंटली वेट कर रहे हैं। 2.5 साल का वो 3 साल 1 महीना कर चुके हैं, 6 महीना खुद ही राहुल गांधी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा कर लिया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया पाले के कितने विधायकों को अपने कॉन्फिडेंस में साथ में ले रखा है, तभी वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जी हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टी गारंटी लेती है कि भाई तुम संभाल लोगे ना, दे रहे हैं तुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम संभालने की स्थिति में होगी नहीं। अब अमित जी, मैंने यही कहा था ना कि आप ही हैं आज पॉलिटिकल पार्टी से, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों की सचमुच नजर है, नहीं है, मतलब एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह ही बोलो, आप भी पार्टी की तरह बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे।
क्या आप लोगों की नजर है या नहीं है, बीजेपी यहां पर अपने लिए कुछ संभावनाएं देख रही है इन परिस्थितियों में? विकास जी देखिए, आज तो शायद मैं आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूं और मैं हमेशा ही खुलकर बात करता हूं। मैं तो संजीव जी के साथ कई बार जुड़ चुका हूं, हमारी बातचीत हो चुकी है, तो मैं अपनी बात को खुलकर रखता हूं। देखिए, कर्नाटका में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और वहां पर कांग्रेस पार्टी है। इतनी स्पष्ट जनादेश के बावजूद अगर कोई स्पष्ट राजनीतिक स्थिरता अगर कोई नहीं दे पाता है तो ये उस पार्टी की गलती है, ये हमारी कोई उसमें गलती नहीं है, पहली बात। और अगर करप्शन फ्री सरकार बनाने के लिए हमें अगर वहां पर कुछ जनता के जनादेश को आगे रखते हुए कुछ करना पड़े तो उसे ऑपरेशन लोटस नहीं कहते हैं, उसे ऑपरेशन जनता कहते हैं, क्योंकि जनता की मांग होती है करप्शन फ्री सरकार। जनता की मांग होती है कि जो गारंटी लेकर वो आए थे उन गारंटियों को पूरा किया जाए। अगर वो देने में असमर्थ हैं तो जो सरकार जो वादा करती है कि उनको पूरा करेगी उसको वो सरकार में चुन कर लाए। अगर कोई जनता की गारंटी की बात करती है तो वो ऑपरेशन लोटस कतई नहीं होता है, वो ऑपरेशन जनता होती है। क्योंकि मुझे जन नेता जेपी जी का वो बात याद आती है कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। तो जब सत्ता का जो जोश है ना, अगर वो आपके सर पे चढ़कर बोलने लगे और आप जनता को दरकिनार कर दो तो उसके बाद जनता ही आपको कुर्सी से निकालती है, उसमें राजनीतिक दलों का कोई हाथ नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 2023 से कांग्रेस पार्टी 5 गारंटियां लेकर आई, जनता ने उस पर भरोसा किया, कर्नाटक की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में लाया। उसके बाद उन अधिकारों का क्या हुआ जो गारंटी थी? आज लोग पूछ रहे हैं कि उन 5 गारंटियों का क्या हुआ, उन 5 गारंटियों का पैसा कहां जा रहा है? लेकिन जिस राज्य में सीएम ही अस्थिर हो, आज पता नहीं कि सीएम ये होंगे कि सीएम वो होंगे, उस राज्य में गारंटियों का क्या भरोसा? आज है कल ना हो, यही हाल उन गारंटियों का भी है। तो जनता चेंज मांगती है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, कर्नाटक में तो मैं हूं और यहाँ की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। 2023 में सरकार बनने के बाद महज 6 महीने के अंदर जिस तरीके से हर एक चीज में बढ़ोतरी हुई, चाहे वो आज तो आप बात कर रहे हैं कि दूध में 2 रुपए बढ़ गया, हम उसकी आज बात कर रहे हैं 2026 में। 2023 में सरकार बनने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने दूध के दाम बढ़ा चुके थे और आज जो दूध के दाम है वो जो पूरे देश भर में है उससे ज्यादा है कर्नाटक में। हर एक चीज पर ले लीजिए, चाहे आप घर का रजिस्ट्रेशन कराइए वो ज्यादा है, चाहे आप रोड टैक्स दीजिए वो ज्यादा है। शराब की दुकानें तो आपको हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगी, हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगी। स्कूल के 100 मीटर पहले तक भी शराब की दुकानें आपको मिल जाएंगी। आप बेंगलोर आइए तो सही, आपको मैं घुमाता हूँ। हर स्कूल के सामने, जो कि सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हो, कोई उसका नहीं है, हर 100 मीटर पे आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। एक नहीं, 2-2, 3-3 मिल जाएंगी। तो इस तरीके की रणनीति, इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी की वहां पे चल रही है। तो जनता वहां पे त्रस्त है और 6 महीने के भीतर लोगों ने ये मांग करना, ये कहना शुरू कर दिया था कि हमने गलत सरकार को चुन लिया। गॉट इट सर। मुझे ये बताइए अमित जी, जो मेरा सवाल है, आप लोगों के लिए संभावनाएं हैं क्या? मेरा सवाल तो बरकरार है अभी। देखिए, उसका जवाब मैंने विकास जी पहले ही दे दिया कि इसमें प्रचंड बहुमत की सरकार है उनकी। अब वो जिस तरीके से इस सरकार को चलाना चाहें उसमें चलाएं, उसमें हमारा कोई रोल है नहीं। तो इसमें हमारा कोई लेकिन जमीनी मुद्दों को उठाते रहना, सरकार को स्थिर करके वो ये मांग करना कि यहाँ पर एक स्थिर सरकार चले ताकि जनता के काम हो सके। आज देखिए 2 दिन बारिश हुए नहीं हुआ, पूरा का पूरा शहर डूब गया पानी में। मैं समझ गया आपकी बात। अभी ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाएगी, लेकिन वेंकट सर मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, एक हालांकि दूर की कौड़ी है। नवीन जी ने, एक विकास जी, वेंकट सर ने, प्रवीण, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण तिवारी मेरा नाम है। सॉरी प्रवीण जी, गलती हो गया। वेंकट सर ने एक बात कही थी कि नेतृत्व पुराना हो गया है तो उनको अब चेंज की जरूरत है। अगर पुराने नेतृत्व की ही बात है तो खड़गे जी भी तो पुराने हैं, वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो ये नेतृत्व पुराने या नए की नहीं है, ये कुर्सी के रस्साकशी की बात है। नेतृत्व पुराने से मतलब उनका तात्पर्य उम्र से नहीं है, मतलब बहुत मौका मिल गया से भी है। खड़गे जी को तो अभी अभी मौका मिला है।
खड़गे जी तो बहुत समय बाद कोई चेहरा आया, बेशक उनकी उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन अवसर तो अब मिला था ना जाके। खैर वेंकट सर, उम्र के साथ दो नेतृत्व भी गॉट इट निखरता सर, है गॉट इट और- गॉट इट और गॉट इट। ऑन अ बेहतर लाइटर है। नोट में ये बात बोल रहा हूँ। वेंकट सर, ये जी। अमित जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभी इसको कहना, बट एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपने इतना लंबा जीवन दिया है, हम इसको राजनीति को भी समझ रहे हैं। मैं अभी उस पर गया नहीं, वसुंधरा जी की हम जानते हैं ताकत क्या थी और कैसे वो अड़ी, लेकिन उनको हटना पड़ा, ये बात सही है। नवीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, या संजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब केंद्र में सरकार होती है तो ताकत अलग होती है। शिवराज जी को भी एक बहुत ही सम्मानजनक एग्जिट दी गई, केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिए गए, बड़ा पोर्टफोलियो, लेकिन वो उनको भी नहीं अंदाजा था कि उनको क्या मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। पर होता है, बीजेपी में भी डिसीजन होते हैं। यहाँ सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी ये आ रही है कि केंद्र में उनकी ताकत वो नहीं है जो इस समय बीजेपी की ताकत है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस समय कर्नाटक में इसका कोई भी फायदा दूर दूर तक आपको लगता है उठा सकती है? देखिए, सिद्धरामैया जी खुद इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा इनकी लड़ाई देवेगौड़ा जी से हुआ था, क्योंकि देवेगौड़ा जी अपने बेटा कुमारस्वामी को प्रमोट किया करते थे। तो वो झगड़े में इनको एक्सपेल किया गया था 2005 में। 2006 में कांग्रेस पार्टी में शरीक हुए और इनका एक तगड़ा कोलिशन बनाए हैं जो अहिंदा कहा जाता है कन्नड़ा भाषा में। जी। ये अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज एंड बीसीज प्लस दलित्स, दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। शुरू में इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव के समय पे भी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसके वजह से कांग्रेस इस देश को काफी साल चलाता आ रहा है। और ये खुद इनका कम्युनिटी जो है शेपर्ड कम्युनिटी है, इनका 7 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन है। और देखा जाए तो शिव कुमार जी शुरू से ही कांग्रेस में रहे हैं और 8 बार वो एमएलए बन चुके हैं और वो फाइनेंशियली काफ़ी पावरफुल है। और जब भी उनके एमएलएस को किडनैप करने की कोशिश किया गया, उठाने की कोशिश किया, बेशक ट्राई करके उनको छुपा के रखे थे वगैरह वगैरह, ऑल दैट सब लोग जानते हैं। तो और ये काफ़ी एसेट्स इनके 1400 करोड़ से ज़्यादा बताया जाता है। और माल एक है ग्लोबल बोल के बेंगलुरु में, वो 8.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। तो ये मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि कांग्रेस ऐसा गलती ना कर बैठे कि जो इनफॉर्मल वादा था कि रोटेशन होगा, 2.5 साल सिद्धरामैया जी का राज करेंगे और बाकी 2.5 साल ये करेंगे, लेकिन अब 6 महीने 3 साल हो गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस प्रेसिडेंट वगैरह इनको सीधा बताएं, भैया आप सीट खाली कर दो, हम एक नया जनरेशन को चांस देना चाहते हैं। तो मैं ये डिमांड वाजबी है। अगर जैसा कि वो और सर जो मैं पहले कह रहा था, ये डिमांड तो तब भी थी जब चुनाव जीते थे, उस दिन भी था, डीके शिव कुमार तब भी आगे थे और फिर उनको किसी तरह समझाया गया। अभी क्या बदल गया होगा सिद्धारमैया में? सिर्फ ये कि नैतिकता के नाते, देखो तुमने कहा था ना 2.5 साल, तुमको 3 साल दे, इतना भर सुनने से सिद्धारमैया हट जाएंगे तब जिद पे अड़े हुए थे। बात ये है कि प्रवीण, 2000 पिछले चुनाव में इनका जो कोलिशन बनाए हैं दे अल्पसंख्यक और दलित्स प्लस ओबीसीज, इनका 33% ऑफ द 42% वोट्स जो कांग्रेस पार्टी को मिले थे, इनके मेहरबानी से मिले थे, समझ गए ना। इनका सॉलिड कोलिशन था, इसीलिए उस समय शायद समझा गया था कि इतने लोगों को इकट्ठा करके वोट लाके हमको जिता दिए हैं, इसलिए पहले इनको चांस देते हैं, इनको कुर्सी में बिठाते हैं। 2.5 साल के बाद वो खुद कुर्सी खाली करेंगे तो डीके शिव कुमार जो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहे हैं उनको चांस मिलेगा। तो लेकिन 3 साल होने के बाद भी इस्तीफा देने की नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनको प्यार से मोहब्बत से समझा जा रहा है, भैया आप दिल्ली आ जाओ, 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आप ओबीसी का लीडर हैं, सिर्फ कर्नाटक में नहीं सारे देश में, क्योंकि 52% ऑफ
India's population is obese, backwards. So अगर ये अलग बात है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि ये शेपर्ड कम्युनिटी है, 10 उनका उम्र 10 साल तक वो स्कूल जा नहीं पाए, तो इनका इमेज एक गरीब बंदा, सेल्फ मेड आदमी है, ऊपर आया है, इसलिए लोग उनको इज्जत देते हैं। लेकिन समय आ गया जब आप 78 हो जाते हो तो नए पीढ़ी को मौका देना चाहिए। मैं समझता हूं कि सिद्धरामैया जी जरूर इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं ये तो बात लोगों आपने को बड़ी ले अच्छी जाके एनालिसिस रखी बीजेपी सर, आपने बड़ी अच्छी बैलेंस एनालिसिस रखी। पर सवाल बरकरार है संजीव सर, सवाल बरकरार है, सिद्धारमैया क्यों देंगे? ठीक है 78 हो गए तो 80 कर दो, बस 2 साल तो रह गए मेरे 80 में भी और 2 साल रह गए टेन्योर पूरा होने में भी, फिर उतार देना डीके शिव कुमार को। और तब तक कांग्रेस की चिंता ये है कि ये रूठेंगे। ताकत बता दी डीके शिव कुमार की भी अभी वेंकट सर ने कि वो धन बल में कितने आगे हैं। अब कुल मिलाकर ये है कि मामला तो कांग्रेस के लिए फंस गया है यहाँ पर, और यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी भी सामने आ गई है कि तुम इस मामले को ऐसे सुलझा नहीं सकते, तुम दया पर टिके हुए हो। प्रवीण जी, सच बात यह है कि आज के वक्त में सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, संख्याओं की राजनीति है, और संख्या बल जिधर झुकता हुआ दिखाई देता है, निश्चित तौर पे एक अलग तरीके का समीकरण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति बेहतर नहीं है और सामान्य स्थिति भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन क्या इस लेवल पे असामान्य हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाएं तलाशने लगे, उसमें अपना कुछ फल दिखाई देने लगे? महत्वपूर्ण ये भी है कि यदि दोनों कुर्सी, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई अपनी कुर्सी जल्दी छोड़ता नहीं है, चाहे आप हो, हम हो, जो भी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस कुर्सी पर से बहुत जल्दी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन क्या नहीं छोड़ना चाहता तो क्या उस पूरे कहानी को खत्म कर देना चाहता है, या कुछ संभावनाएं बनती हैं? यदि कुछ विकल्प दिखाई देता, राजनीति में बहुत सारी बातें पिछले दरवाजे से भी तय होती है, सामने जो दिखता है उतना ही भर नहीं होता है। जी। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक युवा तो पता नहीं, नए हिंदुस्तान में युवाओं की अलग एक परिभाषा हो गई है, हम युवा किस लेवल तक को युवा कहें और किसको बुजुर्ग कहें समझ में नहीं आता है। लेकिन निश्चित तौर पे डीके शिव कुमार जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, एक अनुभवी, वो भी युवा, और एक अनुभवी, एक तरफ उनके अनुभव को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ताकत उनके भी हाथ में है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ निर्भर करता है कि केंद्रीय नेतृत्व कितनी जल्दी, हालांकि ये देर हो गया है, काफी देर हो गया है, हमने देखा है देर के मामले में देरी करने की वजह से आपके प्लेट में से सजा हुआ पंजाब कैसे हाथ से फिसल के चला गया और कहीं और चला गया। तो यदि कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से यदि नसीहत लेती है तो निश्चित तौर पर इसको इससे पहले निपट लेना चाहिए था, सलट लेना चाहिए था अपने तरीके से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दों को बहुत ढीला छोड़ देती है, और जब हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है तो पूरी कोशिश करती है, बुलाए जाते हैं, एक इधर से उठा के पकड़िए, वो तराजू पर मेढक तोलने वाली बात होने लगती है, यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और अंत में हाथ से वो सब कुछ फिसल जाता है। इस बार कोशिश लगातार जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से संभवतः यही रणनीति है जो हमें जो जानकारी हो सकता है कि अपुष्ट ये भी खबर हो और सही खबर नहीं हो, कि बात यही है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन किया जाएगा, और उनको केंद्र की राजनीति में, या मैंने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा के लिए और उनके बेटे को जगह देने की बात हो रही है, अब वो कितना मानते हैं, क्या वो नीतीश कुमार बनेंगे? जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो नीतीश कुमार बनेंगे? जो आदमी डीएम के पद पे हो, क्या वो दरोगा के लिए फॉर्म भरेगा, या फिर उससे आगे बढ़ने की वो बात करेगा? क्यों छोड़ देगा वो इतनी जल्दी? तो वो अपने ताकत की आजमाइश करेगा, नहीं करेगा, सचमुच में वो अपने उस सिद्धांतों के प्रति, जो सिद्धांत अभी तक जीते चले आए हैं, उस सिद्धांतों के प्रति आप कितने समर्पित है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर कहूं कि आज के वक्त में सिद्धांत तो निरीह शब्द ही हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं रहा आज के वक्त में। कभी भी कहीं भी अवसर के हिसाब से पलटते हुए हमने लोगों को देखा है, और यह भी देखा है कि जिसको हम करप्शन के उस लेवल पर हमने देखा है, उस पर दाग लगाया है, उसको भी अपनाते हुए देखा। और विधायक, मंत्री, आपका अभी जो पॉइंट आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कंपैरिजन रखा नीतीश कुमार, हालांकि देखिए दूसरी पार्टी और गठबंधन का एक अलग मामला होता है, सेम पार्टी का मसला, ये तो एक बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बड़ी चीज ये कि नीतीश कुमार की सेहत हमेशा से कंसर्न का विषय उनकी अपनी पार्टी के लिए भी रही और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए रही होगी, या एक अवसर रही होगी, व्हाटएवर इट इज। लेकिन फिर भी सिद्धारमैया जो है वो, उनके अंदर वैसी कोई अस्वस्थता नहीं दिखती है।
दिमाग भी बहुत तेज चल रहा है। और नवीन सर, हम जानते हैं ये देश बार्गेनिंग का देश है। यहाँ पर हम जानते हैं दुकानों पर बार्गेन से लेकर पॉलिटिक्स में राजनीति के शीर्ष पद पर भी बार्गेनिंग चलती है। और सिद्धारमैया अपनी उस बार्गेनिंग पावर को दिखा रहे हैं कि भाई अगर इतनी बड़ी चीज़ छोड़ रहा हूं तो इसके कंपैरिजन में उतनी ही बड़ी चीज़ मुझे चाहिए। क्या वो बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री का पद और केंद्र में क्या दिया जा सकता है राज्यसभा के अलावा उनको, थोड़ा इसको आप बताएं कि ये बात सही है कि होगा, ज़रूर होगा, ये संजीव जी ने कह दिया, लेकिन वो कैसे हो, किस शर्त पर हो, ये महत्व की बात है। प्रवीण जी देखिए, ऐसा है, दो चीजें हैं। या एक तो राज्यसभा के साथ हो सकता है संगठन में बड़ा पद देके उनको एकोमोडेट किया जाए, बेटे को एडजस्ट किया जाए वहां बतौर डिप्टी सीएम, और उसके साथ में एक बढ़िया भारी भरकम मंत्रालय वहां मिल जाए, उनके लोगों को मंत्रालय मिल जाए, मैंने पहले बोला। अब दूसरा एक और विकल्प है, आप समझिए कि सिद्धारमैया एक मिनट के लिए मान लिए वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन बनती है और एडमेंट हो जाती है कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व का, नहीं भाई आप इस्तीफा दीजिए और डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे, बात खत्म। तो क्या ये विकल्प है उनके पास कि वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के साथ जाके मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आए? मुझे नहीं लगता है। कारण ये है कि एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, 78 वर्ष की उम्र है और अच्छी खासी उनकी बनी बनाई इमेज कर्नाटक में है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस इमेज को कहीं भी डेंट लगने देंगे या इस तरीके का फैसला लेंगे। उसका एक कारण भी है कि जो लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के या गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, वो उस समुद्र में खो गए हैं, उनकी अपनी पहचान नहीं रही है। एक शेर मुझे याद आता है, बड़ा अच्छा शेर था कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो वो वाली स्थिति भी इनके साथ हो सकती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सिद्धारमैया को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप देख लेना, कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि डीके शिवकुमार बतौर सीएम शपथ लेंगे और शपथ लेके वो सरकार चलेगी। पर मैं बताऊं, देखिए नवीन जी, अब बहुत लंबा समय हो गया तो ये देखते देखते ही सीखा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सीधे नहीं आते हैं तो कभी बेटा आ जाता है, कभी भतीजा आ जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं राजनीति में हाथ से हाथ मिलाने के। और बीजेपी जो है वो अमित भाई इस खेल की माहिर हो गई है। इसको अदरवाइज मत लीजिए, आपने ठीक कहा कि ऑपरेशन जनता है, पर ऑपरेशन जनता की माहिर हो गई है आपकी भाषा में। और जब भी ऐसा अवसर आता है बीजेपी उसको चूकती नहीं है। क्या कहेंगे आप कि ये क्या ऑपरेशन जनता का समय, चलो ऑपरेशन लोटस तो विपक्ष का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ ऑपरेशन जनता का समय है और कहीं किसी से कोई बातचीत हो सकती है? प्रवीण जी देखिए, चर्चा में दो तीन चीजें निकल कर आई। पहली बात कि बिहार मॉडल क्या हो सकता है और नीतीश कुमार जी की बात है। देखिए, नीतीश कुमार बनना आसान नहीं है। 20 साल तक निर्विवाद कोई भी करप्शन का जिसके ऊपर कोई आरोप न लगा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने सुशासन की सरकार बना चलाई हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप एक करप्ट आदमी का कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। इसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। आप देखिए, सिद्धारमैया एक जो कर्नाटक में सरकार बनी, सरकार बनते ही जिसके ऊपर वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम लगा, मुडा स्कैम में उनका नाम आया, एक सीएम का, सिटिंग सीएम का सीधे जो कि सीबीआई के जांच के दायरे में, और ऐसे व्यक्ति को आप कंपेयर कर रहे हैं नीतीश जी के साथ, तो ये तुलनात्मक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक करप्ट व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि हम उन्हें राज्यसभा भेजकर उनको सम्मानित करेंगे, उनको एक बड़ा पद देंगे, तो मतलब आप करप्शन को लेजिटिमाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास है कि आपका जितना बड़ा करप्शन, आपको उतनी बड़ी आपकी लेजिटिमेसी और आपका उतना ही ओहदा बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी में। यही साबित करने का प्रयास हो रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खड़गे जी की स्थिति को ही देख लीजिए। आज खड़गे जी से अगर इस पर बात होती है कि आप बताइए खड़गे जी, कर्नाटका की स्थिति पर आपका क्या करना है, दलित की इतने बड़े नेता कर्नाटका से आते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे मत पूछिए, राहुल गांधी बताएंगे। तो आपने इतने बड़े दलित चेहरे को एक रबर स्टैंप बना के रखा है, मात्र फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए आप उनको यूज कर रहे हैं। ये उस समाज का घोर अपमान है। और आज इस पैनल में कोई कांग्रेस का प्रवक्ता जुड़ा नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता कि क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं है?
क्या जो उस समाज से करोड़ों लोग आते हैं जिन्होंने जिताकर जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, वो तो कहते हैं ना कि हमें दलितों ने वोट दिया, तो क्या उन दलितों का अपमान नहीं है कि एक इतना बड़ा दलित चेहरा जो कि कर्नाटक से ही आता है, कर्नाटक की पूरी चर्चा कर रहे हैं हम, और कर्नाटक में ही इतने बड़े चेहरे को आप अपमानित कर रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है, उसकी हालत सोचिए। वो व्यक्ति कह रहा मुझसे मत पूछिए, राहुल गांधी बताएंगे। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बात हो रही थी कि आपने भी प्रवीण सर कहा कि आपने हिमाचल देखिए, पंजाब जब रहा इनकी सरकार तब पंजाब देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, आप देखिए जहां भी इनकी सरकारें हैं, प्रयास क्या चल रहा है? प्रयास ये चल रहा है कि सरकार कहीं की भी हो, चाहे वो डीके चला रहे हो, सिद्धारमैया चला रहे हो, सुक्खू जी चला रहे हो, कोई भी चला रहा हो, लेकिन फैसला 10 जनपद से ही होगा। एक परिवार एक रिमोट, एक परिवार एक रिमोट के तहत जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां वहां सरकारों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल में क्या हो रहा है? वहां पर पेट्रोल के दाम तो बहुत साल पहले ही बढ़ गए थे। वो पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े थे? किसानों के ऊपर चढ़कर ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे, पेट्रोल और डीजल के। केवल और केवल दिल्ली में एक परिवार को फंड करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए चलाया जाता है। कर्नाटक की सरकार वैसे उसी काम के लिए ही चलाई जा रही है जी। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से दाम बढ़े हैं हर एक चीज का, आप 1-2 दिन बैंगलोर में रहकर देखिए, कर्नाटक शहर में रहकर देखिए, पूरा का पूरा आपको सिस्टम समझ में आ तो जाएगा। अमित जी, जब इलेक्शन आएगा ना तब हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पॉइंट है तो डीके शिव कुमार रहे चाहे सिद्धारमैया रहे, दोनों के लिए आपके पॉइंट है, मतलब वहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज चर्चा दरअसल हम नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर कर रहे हैं, इसलिए जरा चर्चा को दोबारा वहां ले आ जाते हैं। संजीव सर, एक खड़गे साहब वाला पॉइंट रखा गया संजीव सर अमित जी की तरफ से, वो महत्व का है कि मतलब बेशक आपने चेहरा तो बना दिया, लेकिन उनके पास वो सिद्धारमैया वाली ताकत नहीं है, या वैसी ताकत ही असली पद की ताकत होती है, सिर्फ नाम या डेजिग्नेट कर देना भर ताकत नहीं होती है, और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व कमजोर दिखाई देता है। प्रवीण जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सा अमित भाई से हम एक बात संवाद कर लें। अमित भाई इस बात की गारंटी लेते हैं कि किसी भी कीमत पर करप्ट सिद्धारमैया के साथ आप हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या इस बात की गारंटी आप लेते हैं? आपका शीर्ष नेतृत्व लेता है? निश्चित तौर पर इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता संजीव जी, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां पे हमारा कोई लेना देना नहीं, जहां पे जो हमारे साथ व्यक्ति, अब तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सिद्धारमैया में, उसका अंदाजा लगा रहे हो। भले वो संजीव जी माहिर खिलाड़ी आदमी है राजनीति के, वो निश्चित तौर पे अंदाजा लगा। नहीं, इसका तो कोई पक्ष नहीं करना। हम सिर्फ आपसे पूछ रहे थे, जितने आत्मविश्वास के साथ आप ये बात कह रहे थे। मैं सच बात यह है कि मैं भी इस बात से खुद को बिल्कुल मुतमईन नहीं कर पा रहा हूं कि जो बातें हो रही है, निश्चित तौर पर सिद्धारमैया कहीं और नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि कुर्सी बेहद महत्वपूर्ण है, और अब तो सिद्धांत बिल्कुल निरीह है। फिर मैं दोबारा ये दोहराने वाली बात हो गई। यदि संभावना बने, सारे लोग संभावनाओं पे पहले विचार करते हैं। हमारे अंदर यदि ताकत है तो उस पर विचार करते हैं। और आज के वक्त में तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के पास पानी ही नहीं है जिसमें मछली जिंदा रहे। पानी कहीं और दिखाई दे रहा है, सारी मछलियां कूद कूद कर उस पानी वाले तालाब में जा रही हैं। तो ये मुश्किल है आज के वक्त में। लेकिन जो बात कही जा रही है, इतनी ताकत की बात, कि वो ताकत है क्या, वो निर्णय ले पाएंगे क्या? मैंने कहा कि एक तरफ नौजवान और एक तरफ अनुभव की आंखें, राजनीति को बड़े करीब से देखने वाले लोग और बड़े करीब से उसको चलाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ जमीन पे काम करने वाले भी लोग हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी यदि इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती है तो कांग्रेस के लिए एक बार पुनः एक बहुत बड़ा निगेटिव लोगों के बीच में, अब चूंकि मुख्य रूप से अगर नहीं कर पाती है कि वजह बता दीजिए आप, तो मुझे बस, बाकी तो मैं समझ गया आपकी बात, आपने पहले भी हो सकता है। हम इस बात की गारंटी नहीं लेते प्रवीण जी, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। मतलब क्यों, वही एक एनालिस्ट के तौर पर आपको क्यों लगता है, क्या आशंकाएं लगती है कांग्रेस की तरफ से? अब यहाँ अमित भाई जितने ईमानदारी से बोल रहे हैं, इनके नेतृत्व इतने ईमानदारी से ये बात नहीं कर पाएंगे। कहीं कुछ भी संभव है आज के वक्त में।
प्रवक्ताओं का ताकत हो, जहाँ प्रवीण पैसा भाई, हो, हमने देखा है लोगों को प्रवीण झुकते भाई, देखा है, लोगों को प्रवक्ताओं का कुत्ते काम देखा है, ही यही लोगों है को कि जो शीर्ष जिन नेतृत्व का लोगों के आदेश पीछे है, आप मैंने वो कहा जनता ना के आप लेकर पड़े जाना हो, है। आप अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जिन लोगों को अमित भाई जिन लोगों के पीछे पड़े हैं उनको हमने झुकते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, और अमित भाई का गुणगान करते हुए भी हमने देखा है, और अमित भाई ने उनको अच्छे जगह पे दिया है, ये भी हमने देखा है। तो इसलिए संभावनाएं हैं, कुछ भी असंभव मैं नहीं है। समझ गया आपकी बात। हालांकि जब चर्चा शुरू हुई थी ना, मेरे मन में बहुत से और वेंकट सर जैसे बहुत सीनियर पत्रकार बैठे, तो मेरे मन में आ रहा था कि ये एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी जबरदस्त मौका होता है, क्योंकि वेंकट सर हम ये देख रहे हैं कि क्षत्रप इसी सब के बीच में हेमंत सोरेन समाओ सब कुछ झेलते हुए आते ही हैं, और भी जैसे आप शरद पवार जैसे भी बचे हों बचा के तो रखते हैं अपने आप को, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि दक्षिण के कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। कांग्रेस मजबूत ना हो, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो केंद्र के स्तर, क्योंकि उनको अल्टीमेटली थ्रेट अगर लोकसभा चुनाव में होगा तो किसी एक सेंट्रल पावर से होगा। और इसीलिए आप देखें पश्चिम बंगाल में बेशक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़े हो, कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोले, कोई अस्तित्व ही नहीं था उनका वहां पर, कहीं थे नहीं दूर दूर तक। लेकिन जब हिंदुत्व की बात हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई, तो कांग्रेस को जमकर घेरा गया। क्या कुल मिलाकर ये आगामी चुनाव की तैयारी हो रही है? और जिस तरीके से अभी अमित तिवारी जी बता रहे हैं उससे तो ये बहुत स्पष्ट है कि अभी बीजेपी जो है बहुत स्ट्रांगली करना, और वो उनका मिजाज भी रहा है कर्नाटक का, वो तो अल्टरनेट व्यवस्था में बिलीव करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी कांग्रेस ही एक अपोनेंट है और इसको कमजोर, वो कांग्रेस मुक्त भारत खैर पुरानी बात हो गई, लेकिन वो तब से कांग्रेस समाव सर्वाइव करती चली आई, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रयास अब भी जारी है? देखिए प्रवीण, कर्नाटक के असेंबली स्ट्रेंथ है 224, बीजेपी के पास है 64। उनको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 48 एमएलएस की जरूरत है। अगर टेक्निकली स्पीकिंग सिद्धरामैया चाहते हैं कि मुझे सेंटर नहीं जाना है, मैं मुख्यमंत्री बनके यहीं रहना है, तो he can easily go and join hands with the BJP and BJP will be very happy to make him keep him as a chief minister. टेक्निकली ये बिल्कुल हो सकता है प्रवीण जी। टेक्निकली ये हो सकता है। और क्या आपको लगता है, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं पूछूं भी कैसे, तो सिद्धारमैया के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम में से कोई नहीं बता सकता है। बट कंडीशन यही है कि सिद्धारमैया, मुझे लगता है कि अगर अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, और अगर तुमने मुझे हटाने की बात की तो जो ऑप्शन आप बता रहे हैं वो ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल जी। अमित जी आप बताइए, हालांकि आपसे संजीव जी ने वादा ले लिया है। देखिए, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार कहते हैं, अब वी कैन आल्सो लव से एंड ऑल फेयर इन पॉलिटिक्स। यस देखिए ना प्रवीण भाई जी, इनके पास सिर्फ 2 एमपीज थे इन 1984 एंड टुडे दे आर रूलिंग ओवर 80% ऑफ द कंट्री। यार 22 स्टेट्स में ये लोग कहां से आ गए हैं? दे केम फ्रॉम अदर पार्टीज, इजंट इट? सो दे आर हैप्पी टू, उनका बस बीजेपी का मार्क लगना चाहिए, एनडीए का मार्क लगना चाहिए, एंड दैट इज इट हैज बीन गोइंग ऑन प्रवीण जी। मैं तो अमित जी से पूछ चुका हूँ, और अच्छा हुआ आपने एड ऑन कर दिया, मेरी एनालिसिस थोड़ी कम हुई। देखिए प्रवीण जी, देखिए प्रायश्चित का मौका सबको मिलना चाहिए। रावण को भी कहा गया था, रावण को भी कहा गया था कि राम से जाकर माफी मांग लो, सीता माता। अमित जी कुछ तो पकड़ा है फिर, मतलब अब बात यहाँ तक तो आई कम से कम। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि प्रायश्चित, अगर कोई अपने पापों की प्रायश्चित करना चाहता है तो एक मौका तो उसको मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी चर्चा हुई कर्नाटका को लेकर, हम एक विषय को पूरी तरीके से भूल गए हैं कि पिछले 3 सालों में कर्नाटका के विषय पर कोई भी हमने कोई बड़ी डेवलपमेंट की हेडलाइन नहीं देखी। केवल और केवल कुर्सी के रस्साकशी की ही हेडलाइन देखी कि सीएम की कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ हो रही है, या तो एमएलएस की खरीद फरोख्त अंदर ही हो रही है। सुरजेवाला पहुंच गया वहां नोटों की गड्डी लेकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए। तो इस तरीके की हेडलाइंस जब आने लगती है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक स्थिरता देना, एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था देना,
एक इतने बड़े दल के राजनीतिक दल की जरूरत पड़ जाती है कि इस तरीके की वहां पर स्थिति ना बने और वहां पर एक स्थिर सरकार बने जो कि लंबे समय तक चले और जनता के काम करे, जनता के हितों के लिए काम करे। केवल कुर्सी की रस्साकसी की हम बात नहीं करते। आज हमारी जहां भी सरकारें हैं, आपने बात करी कि दूसरे दल से आए हुए नेता और जो दरी बिछाते हैं वो रह जाते हैं। आप क्या शुभेंदु अधिकारी जी को क्या जमीनी नेता नहीं मानते हैं? हेमंता विश्व शर्मा जी को क्या जमीनी नेता नहीं मानते हैं? और किसी के ऊपर भी कोई भी चार्जेस लगे हों, क्या किसी के ऊपर के भी कोई भी चार्जेस उनको विड्रॉ किया गया है? नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में जिस समय जो फैसला आएगा उस हिसाब से। अरे ये तो वही बात हो गई ना कि सिद्धारमैया जी के बारे में, उनके करप्शन के बारे में आपने सब कुछ कहा, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए इधर आएंगे तो वो इसी कैटेगरी में आएंगे, यही तो कह रहे हैं हम। वो तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो हमारे पास आए या ना आए, वो उस पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो ये कहा सब दे दिया आपने, नाना कहते कहते जवाब दे दिया आपने, नाना करते करते भी दिया गया था प्रवीण भाई। लेकिन बढ़िया मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो वेंकट सर का कि उन्होंने इसको एकदम दिशा, उन्होंने साफ साफ कहा, दो टूक कहा कि भाई ये संभावना है सिद्धारमैया सीधे सीधे आएंगे। तो अमित जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, अमित जी बोले हाँ ये मामला तो ठीक दिख रहा है, निश्चित ही चल रही होगी चर्चा। खैर दूर की कौड़ी है, क्योंकि संजीव सर ने एक बात कही थी, लुकिंग एट हिज एज फैक्टर और संभावनाएं और राजनीति में फिर इसके बाद में क्या, मतलब कितना ही चल जाओगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद में शुभेंदु अधिकारी के पास में समय है, हेमंता बिस्वा शर्मा के पास समय में, इधर तो बेटे को सेट करना है उनकी पहली प्राथमिकता, और दूसरा आने वाले समय में क्या मेरे, इसलिए उतनी मजबूती नहीं है। फिर भी अगर कोई बहुत लुक्रेटिव ऑफर होगा तो हो सकता है कि मामला हो जाए। नवीन जी आपके विचार भी व्यक्त करिए इस पर। नहीं बिल्कुल प्रवीण जी, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। अभी की जो सिचुएशन है, जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, उसमें अभी बहुत ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता है करनी चाहिए। निश्चित तौर पर वहां कुछ ना कुछ जो पक रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंस तो देखिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी है जो दिख रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती या इस तरीके का कोई भी साइन होता तो मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व से एक न एक बड़े 2-4 नेता वहां बैठ गए होते, जाके उनके साथ में बात कर रहे होते। हालांकि सुबह ब्रेकफास्ट पर जब टॉक्स होंगे और सब क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि फिलहाल डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे और सिद्धारमैया कहीं ना कहीं मानेंगे। उसका एक कारण मैं और बता रहा हूं। अभी अमित जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उन्होंने कहा चार्जेस वगैरह मुड़ा के भ्रष्टाचार, और ये देखिए ये सब आरोप भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है, वो लगाती रही है। और उन आरोपों के लगने के बाद कभी किसी ईडी और सीबीआई की हिम्मत नहीं पड़ी किसी नेता के यहाँ कि उसके घर के जाके कॉल बेल बजा दे। ये सच्चाई है। तो लिहाजा अब सिद्धारमैया के पीछे कितना उन्होंने कर रखा है, कितना उनको डर सता रहा, अगर ऐसा कुछ डर होता तो 3 साल वो सीएम रहे हैं, ईडी सीबीआई ने उन्हें टच नहीं किया, जरा भी ने कोई नोटिस भी नहीं किया इस तरीके का। तो मुझे लगता है कि सिद्धारमैया इतने हल्के भी नेता नहीं है, बहुत अनुभवी हैं, पुरानी एक लंबी लाइन रही है उनकी। तो उस लाइन को इस छोटे से आरोप से या छोटे से दबाव से कोई मिटा लेगा या उनको हल्का कर लेगा, मुझे नहीं लगता। मैं अभी जो समझ रहा हूं, मुझे लगता है डीके शिवकुमार एमिकेबली वहां सेटलमेंट हो जाएगा कांग्रेस में। और यही कारण है कि बहुत स्मूथ चीजें चल रही हैं अभी कांग्रेस के अंदर। अगर थोड़ी सी भी उथल पुथल लगती, इन 2 नेताओं को छोड़ दें तो बाकी नेताओं की तरफ से, वो चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा ये लग रहा है कि अभी बहुत पीसफुली चेंज ऑफ पावर हो जाएगा वहां पर, और उसके बाद आने वाले 6 महीने में क्या होता है वो एक बड़ा दिलचस्प समय होगा कि कैसे डीके शिवकुमार हैंडल करते हैं, वो कैसे बेटर प्रूव कर पाते हैं अपने आप को सिद्धारमैया के सामने, ये एक बड़ा सवाल होगा। तब कहीं ना कहीं कंपैरिजन की स्थिति बनेगी। जी अमित जी। प्रवीण भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सिरे को हम लोगों ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया कि केसी वेणुगोपाल अब केरलम से दायित्व मुक्त हो चुके हैं। अब वो आ गए हैं केंद्र में, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अब वो देख ही रहे हैं। आपने उनके आते ही कर्नाटका की ये पूरी की पूरी कवायद शुरू हो गई। तो केसी वेणुगोपाल एक शकुनी के तौर पर कांग्रेस पार्टी में है। अब वो शकुनी जी क्या पासा फेंकते हैं और किस तरफ राजनीति मुड़ती है, ये पूरी की पूरी छोड़िए, ये तो उनकी पार्टी का मसला है। मुझे तो आप ये बताइए, सिद्धारमैया जी को किसी ने टच क्यों नहीं किया? नवीन जी ने जो कहा इतने भ्रष्टाचार के आरोप, आप कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में इतना कुछ देख रहे हैं, केंद्र तो किसी को छोड़ता नहीं, और मुख्यमंत्री उसको तो सबसे पहले दबोच लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल जांच जारी है प्रवीण जी, और जांच हुई भी है।
सीबीआई की टीम कर्नाटक भी गई थी और पूरी की पूरी वहां पर टीम क्या आया, पहुंची थी, मतलब जांच कुछ के तौर मामला पर अभी तक ऐसा नहीं आया कि उन पर नहीं, वो पकड़ तो बने? लंबित है, वो चल रहा है, लंबित है, वो चल रहा है। अब जांच जब भी चार्जशीट जब फाइल होगी तब आपको पता चलेगा तो और इतना हमें भी टाइम पता क्यों चलेगा लगा कि रहे हैं? मतलब क्या-क्या हुआ मैं तो ये कहता हूं कि कर्नाटक की जनता को अगर बचाना है, और अगर आप लोग ऐसा मानते हो, और आपने तो लंबी फहरिस्त एक सिटिंग सीएम के बारे देखिए, में बताई है। कानूनी कानूनी चीजें तो उनका अपना कार्य करने का तरीका होता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। सीबीआई आज एक स्वतंत्र संस्था है, कभी पिंजड़े का पोपट हुआ करती थी, आज स्वतंत्र रूप से काम करती है। जब भी उनको कोई चीज मिलेगा तो वो निश्चित तौर नहीं, पर बट विपक्ष उनको कहता किया है कि जाएगा। अब ईडी जो है वो आपके कथित तौर पर आपके हिसाब से काम करती है, उनके आरोप हैं ऐसे विपक्ष के। नहीं, पर कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस ईडी और सीबीआई को अपना पीड़े का तोता बनाकर रखा है, ये तो कोर्ट ने कहा था। विपक्ष अपना आरोप लगाता रहे, वो तो पॉलिटिकल आरोप कुछ भी लगा ही ठीक सकते है, हैं। मैं इसका लेकिन डिफरेंट जब एक छोड़िए ना, कोर्ट ये ने कह चर्चा दिया कहीं है, और चली जाएगी, विषयांतर हो जाएगा, छोड़िए। वेंकट सर, ये सिद्धारमैया के बारे में इस तरह की सोच है, या थोड़ा सा आप बीजेपी से सिद्धारमैया के संबंध थोड़ा सा बताइए, अगर बता पाए। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं जी, लेकिन जो बंदा कांग्रेस में नहीं थे शुरू से, वो जेडीएस के साथ वास्ता रहते थे। जब देवगढ़ से लड़ाई हुई थी उनको एक्सपेल किया गया था, फिर कांग्रेस में आ गए हैं। तो उनका हिस्ट्री ये है, वाकई कोलिशन जबरदस्त बना के रखे हैं। अगर उनको इतना विश्वास है कि मेरे साथ लोग हैं और कम से कम 50 से ज़्यादा एमएलएस भी जो इस सेशन इस असेंबली में हैं उनके साथ हैं, तो बेशक टेक्निकली वो he can walk out of the Congress and go and shake hands with the BJP, and BJP will be very happy to make him the chief minister. So he'll be the 23rd BJP/NDA chief minister of India. प्रवीण जी, क्विक कमेंट, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। संजीव सर, क्विक कमेंट इसी बात पर जो वेंकट सर ने कही है। कुछ नहीं, संभावनाएं बनी हुई हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को इतना हल्के में नहीं ले रही है। थोड़ा सा देर हुआ है, मैंने कहा कि ये कमी रहती है, लेकिन देर हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मसले को हल करने में सक्षम रहेगी। ठीक है, आपने डिटेल में बताया भी। नवीन सर, कल ब्रेकफास्ट पर सिर्फ ये होना है कि बताना है भैया मैं नहीं रहूंगा, ये रहेंगे, या फिर ये होने वाला है कि मेरे साथ कितने हो वो बता दो? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा डॉक्टर साहब कि इस तरीके की स्थिति बनेगी। देखिए, ऐसा है कांग्रेस के अंदर अब सब कुछ ऑल इन वेल उन्होंने कर लिया है, तब ये बातें हो रही हैं कि कल। ठीक है, आपने एक लाइन में कहा कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस दिखाती ही नहीं, अगर उस लेवल पर काम नहीं किया होता। तो अमित जी, शुभकामनाएं आपको, आपके लिए आने वाला समय जो है वो जोरदार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की उठापटक तो कम से कम आप खूब इस्तेमाल करेंगे आगामी चुनाव में। क्विक कमेंट क्योंकि खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण भाई, वो तो कल देखने को मिलेगा कि कल क्या होता है, लेकिन एक करप्शन फ्री सरकार देने के लिए जो संभव प्रयास होगा हम वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, वेंकट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन सर आपका धन्यवाद, संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं।